अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आज हम और एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि कैसे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश करता है। आपको मालूम है कि जो फ्रांस है, फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी। देयर वाज नो वन टू कंट्रोल द पावर्स ऑफ मोनार्क, means there was absolute monarchy in France up to 1791। 1791 में क्या होता है? 1791 में वहां पे नेशनल असेंबली बनती है। ठीक, नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है? द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। और यही नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस जो है, ये फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाती है। कैसे बनाती है वो पढ़ना है यहां पे। जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना, जब नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने मोनार्क से पावर्स कंट्रोल किए। ठीक, मतलब जो मोनार्क था उसके पावर्स को लिमिट में रखा। किसने? जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। यहां पे टॉपिक जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? एक ऐसी मोनार्की, एक ऐसा मुल्क जहां पे मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की की, इन एब्सोल्यूट मोनार्की देयर इज नो वन टू कंट्रोल द पावर्स ऑफ दिस मोनार्क, बट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसा देश जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, इसका मतलब हुआ वहां का जो मोनार्क है उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, बट ही हैज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना होगा, उसके पावर्स को लिमिटेड रखा जाता है। इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और सिंपली वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब हो गया एक ऐसी मोनार्की जहां पे मोनार्क रूल करता हो, लेकिन उसके साथ साथ उस मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो करना हो। ठीक, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यही पढ़ना है कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे आई। जब 1791 में जब नेशनल असेंबली ने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुआ था, डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स। एक तो जो पावर्स ऑफ मोनार्क थे, ठीक है ना, दिस कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली इन 1791, इट लिमिटेड द पावर्स ऑफ मोनार्क। ठीक है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने मोनार्क के पावर्स को लिमिट किया। ठीक है, और उसके बाद और एक बात यहां पर याद रखनी है कि डिवीजन ऑफ पावर्स भी हुआ, डिवीजन ऑफ पावर्स भी हुआ। देखिए, अभी तक मतलब 1791 तक, जब तक वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं थी, ठीक है, जब तक वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी। तो एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या हुआ करता था? एब्सोल्यूट मोनार्की में ऑल द पावर्स वर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ मोनार्क। जो सारे पावर्स थे वो किसके हाथ में थे? वो मोनार्क के हाथ में थे। चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर्स हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हो और जुडिशियल पावर्स हो, ऑल द पावर्स वर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ दिस मोनार्क। ठीक, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक, अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स को डिवाइड किया गया, न कि सारे पावर्स किसको? मोनार्क को दिए गए। ठीक है, मोनार्क के पावर्स को लिमिट किया गया एंड द पावर्स वर डिवाइडेड, द पावर्स वर गिवन टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ठीक, तो जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली। मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? जो पावर टू मेक लॉज है, मतलब कि लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव ऑर्गन किसको बनाया गया? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली वाज डिक्लेयर्ड एज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ फ्रांस। ठीक है, जहां हम सिंपल ऐसा कह सकते हैं जैसे इंडिया में पार्लियामेंट कानून बनाता है पूरे देश के लिए, इसी तरह जो ये नेशनल असेंबली है फ्रांस की, इसको फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया क्या करने का? टू मेक लॉज, कानून बनाने का। कहां पे? फ्रांस में। ठीक, और
नेशनल असेंबली के बारे में थोड़ा सा में याद रखना है। नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। और उनको इलेक्ट कौन करता था, यह बात यहां पे जहन में रखनी है कि ओनली द मैन अबव 25 ईयर्स, खाली वो मेल जिनकी एज 25 साल की हुआ करती थी। और वो कितना टैक्स पे करते थे, उतना टैक्स वो पे करते थे जितना एक मजदूर 3 दिनों में कमाता है। यह बात यहां पे जहन में रखनी है कि जो 1791 में, और ये एक डिफेक्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन का था कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, इसका एक बड़ा डिफेक्ट ये था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी प्रमोट नहीं की, बल्कि खाली उन मेल्स को राइट टू वोट दिया, उन मेल्स को राइट टू वोट दिया जिनकी एज 25 साल की थी। ठीक है, और चलो ठीक है, एज की तो हम थोड़ा सा इसका देख लेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन मसला ये हुआ कि ओनली वो मेल्स जो कितना टैक्स पे कर रहे थे, उतना टैक्स जितना एक मजदूर 3 दिनों में कमाता होगा। ठीक है ना, तो यही मेंबर्स, कौन से मेंबर्स, जो एक 25 ईयर्स के थे, दूसरा जो कम से कम कितना कमाते थे, जितना एक मजदूर 3 दिनों में कमाता है, ठीक, उतना जो कोई टैक्स देता था, खाली उसको राइट टू वोट हुआ करता था। ठीक, अच्छा, बाकी जो रिमेनिंग मेल्स है, बाकी मेल्स जो है, और जो बाकी फीमेल्स है, ठीक है, दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट, उनको किसी किस्म का राइट टू वोट नहीं दिया जाता था। एंड दे वर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स, जो ये थे ना जिनको राइट टू वोट था, जो 25 साल के मेल्स थे और जो ये टैक्स पे कर रहे थे। और या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिनको राइट टू वोट था, सिंपली जिनको राइट टू वोट था, उनको हम कहते हैं एक्टिव सिटीजन्स, दे वर कॉल्ड एज एक्टिव सिटीजन्स। और वो लोग जिनको राइट टू वोट नहीं था, दे वर कॉल्ड एज पैसिव सिटीजन्स। राइट टू वोट किनको नहीं था, राइट टू वोट एक तो ऑल द फीमेल्स, चाहे 25 साल की फीमेल हो, 25 साल से कम हो, 25 साल से ज्यादा हो, उसको राइट टू वोट नहीं था। एक तो वो पैसिव सिटीजन में आती है, दूसरा वो मेल्स, ठीक है, जो 25 साल से कम हो, और वो मेल जो 25 साल से ज्यादा भी हो, लेकिन वो टैक्स पेयर्स में से नहीं आते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं पैसिव सिटीजन्स। ठीक, तो ये था नेशनल असेंबली के बारे में। ठीक, तो बात हो रही है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1791 में, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस में डिवीजन ऑफ पावर्स करवाया, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द पावर्स ऑफ मोनार्क। और उसके बाद जो ये फ्रांस था, फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। एंड ओनली दोज मेल्स हु आर हैविंग द एज ऑफ 25 इयर्स, ठीक है, और जो कितना टैक्स पे कर रहे थे, जितना एक मजदूर 3 दिनों में कमाता था, उतना टैक्स पे कर रहे थे, तो उनको राइट टू वोट था। और ऐसे लोगों को वहां पे एक्टिव सिटीजन का टाइटल दिया जाता था। एंड बाकी जो रिमेनिंग लोग वहां पे थे, उनको हम पैसिव सिटीजन कहते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये शुरू होता था, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहां पे ये याद रखना है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन था, ये स्टार्ट होता था यहां से, कहां से, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, तो यहां पे भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट है, डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पे वो लिखा गया मैन, और यहां पे जो ये फीमेल्स थी, उनको यहां पे इग्नोर किया गया है। ठीक है ना, उसके बाद ये बात यहां पे याद रखनी है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस था 1791 का, इसमें कई राइट्स थे, जैसे राइट टू लाइफ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये राइट्स याद रखने हैं जो मेंशन हुए थे किस कॉन्स्टिट्यूशन में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में कई फंडामेंटल राइट्स हम कह सकते हैं, जैसे राइट टू लाइफ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। दे वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल। ये राइट्स, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इनको कंसिडर किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, किस कॉन्स्टिट्यूशन के, जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये नेचुरल है, ये इनएलिएनेबल है।